हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए, कम्युनिटी बॉक्स आज है पार्ट 8 और इसमें भी देखेंगे लास्ट वीकेंड में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे चैनल के कम्युनिटी टैब में, उनका राइट आंसर क्या है और साथ ही उनका एक ब्रीफ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उनसे जुड़े अन्य तथ्यों को भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, नए लोग जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, चैनल पे देखिए हमारे कम्युनिटी बॉक्स है और उस कम्युनिटी मतलब जो टैब होता है कम्युनिटी का, उसमें मैं आपसे डे बाय डे क्वेश्चन पूछते रहता हूँ, ठीक है। और वीकेंड पे उन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम इस वीडियो के अंतर्गत देते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है कम्युनिटी टैब क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज इसका पार्ट 8 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने जो जो आंसर किए थे आज अपने करेक्ट आंसर यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था, देखिए, उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो कौन सा ग्रंथ है देखिए जिसमें उत्तराखंड का सबसे पहले उल्लेख है? तो नो डाउट दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। आंसर इसका राइट है ऋग्वेद, ठीक है। सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है दोस्तों ऋग्वेद, ऋग्वेद में सबसे पहले उत्तराखंड का उल्लेख होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि या मनीषियों की पूर्ण भूमि आदि शब्द उपयोग किए गए हैं। इसके साथ साथ देखिए हमारा ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण की मैं बात करूँ तो ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे पहला जो उल्लेख मिला है उत्तराखंड का वो किस ग्रंथ में मिला है? सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में। ओके, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म से संबंधित किस ग्रंथ में उत्तराखंड का उल्लेख है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था देखिए भी। तो देखिए, ऋग्वेद तो हमारा सनातन हिंदू धर्म का ग्रंथ है एक हिसाब से देखा जाए, ठीक है। फिर हमारे ब्राह्मण आए दोस्तों वेदों को समझने के लिए, पुराण आए, सभी जगह पे उल्लेख मिलता है। जैसे हमारे स्कंद पुराण में केदारखंड मानसखंड मिलता है, ऐसे ही जैन धर्म बौद्ध धर्म इनमें भी उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म का देखिए एक ग्रंथ है वृहत कथा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, बहुत कम लोगों ने सही उत्तर दिया है, वृहत कथा में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। और वहीं बात करूँ मैं बौद्ध ग्रंथ की, ठीक है, तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है? तो यह है दिव्यदान। कौन सा है? दिव्यदान, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो दिव्यदान या बौद्ध ग्रंथों के पाली भाषा में इसको क्या बोला गया उत्तराखंड को? हिमवंत। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हिमवंत, ये क्वेश्चन बना है प्रीवियस किसी एग्जाम में कि किस ग्रंथ में, किस भाषा के या किस धर्म में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द प्रयोग किया गया है। तो हिमवंत कहाँ पे बोला गया? बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ में देखिए, और बौद्धों की जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाओं में भी उल्लेख हुआ है उत्तराखंड का, और साथ ही दिव्यादान जो ग्रंथ है बौद्धों का उसमें भी उल्लेख हुआ है। और जैन धर्म जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, जैन धर्म के हिसाब से इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, वृहत कथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला तो इजी क्वेश्चन था, देखिए, प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र सुयाल नदी अल्मोड़ा के निकट लाखोडिया से प्राप्त होते हैं। सुयाल नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक हिसाब से देखा जाए, ठीक है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र हमको मिलते हैं सुयाल नदी के निकट बागेलछिना से, लाखोडियार से, और दूसरा हमको मिलते हैं ग्वारखिया उडियार चमोली से, ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सुयाल नदी का प्राचीन नाम था सालमली, ठीक है। देखिए, प्राचीन समय में ये बताया गया है कि सालमली और इधर कौशिका, ठीक है, सालमली और जो कौशिका नदी है इनके बीच में क्या है? एक पर्वत है। यही पर्वत क्या है दोस्तों? अल्मोड़ा, ठीक है। यही पर्वत है अल्मोड़ा। सालमली यानी कि सुयाल नदी, कौशिका यानी कि कोशी नदी वर्तमान की, तो इन दोनों के बीच में तो है अल्मोड़ा आज भी, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों सुयाल नदी के तट पर स्थित है लाखोडियार। लाखोडियार से देखिए मानव नृत्य करते हुए चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है, मतलब मानव उसमें नृत्य कर रहे हैं शैल चित्रों में, और लाल रंग के ज़्यादा चित्र हैं। खोज किसने की? तो खोज की थी महेश्वर प्रसाद जोशी ने। किसने की थी भाई? महेश्वर प्रसाद जोशी। अमूमन जो वन लाइनर किताबें आपको मार्केट में मिलते हैं उसमें दिया होगा MP जोशी, तो नाम पूरा याद रख लो, MP जोशी क्या था। कब की थी? 1968, 1968 बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत सी बुक्स में गलत भी दिया है, आपको याद रखना 1968 में हुई थी ये खोज, MP जोशी, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ना, जो हमारा सालमली था वो सुयाल नदी का प्राचीन नाम था, और कौशिका कोसी नदी का, ठीक है। यहाँ पे गार्गी भी आया, देखिए गार्गी भी, चलिए आपको बता देता हूँ। जो गोला नदी है आज वर्तमान में हल्द्वानी में बहती है, गोला के तट पर ही है ना हल्द्वानी, तो इस गोला नदी का प्राचीन नाम था गार्गी, ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट देखिए, किस चंद शासक ने तत्कालीन युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी आदि पर भेजा था? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आजकल हमारा एक कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स है उत्तराखंड हिस्ट्री ऑनलाइन कोर्स, जिसमें हम उत्तराखंड हिस्ट्री के पूरे टॉपिक, प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास, राज्य निर्माण, और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अपने अच्छे से यहाँ पे अध्ययन किया है जो हमारा रुद्रचंद था। तो रुद्रचंद देखिए किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था, ठीक है, रुद्रचंद।
तो रुद्रचंद का अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो ये था 1568 से लेकर आपका 1597 तक। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों अकबर का जो टाइम पीरियड रहा कितना रहा, 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, तो आपको अकबर का टाइम पीरियड ये है। और इसी के समकालीन कौन था, रुद्रचंद था। रुद्रचंद वो चंद शासक होगा दोस्तों जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी रुद्रचंद ने 1587 में, 87 में। और 1588 में देखिए रुद्रचंद ने अकबर से लाहौर में भेंट की थी, और जिसका उल्लेख देखिए अकबरनामा में भी होता है। बाद में के जो ग्रंथ आएंगे जहांगीरनामा वगैरह उसमें भी उल्लेख होगा अभी कि अकबर ने मुलाकात की थी एक पहाड़ी कुमाऊनी राजा से। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको मिलते हैं कोर्स में। ठीक है, देखिए जल्दी एक ब्रीफ कोर्स मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी लाऊंगा आप लोगों के लिए निःशुल्क, नहीं तो आप फ्री में भी कोर्स देख सकते हैं इतिहास का जो हमारा अनअकैडमी पे है। अनअकैडमी पे जाइए, मेरी प्रोफाइल देखिए, और वहाँ पे आपको उत्तराखंड इतिहास, चंद्रवंश, परमार वंश और गोरखा शासन के निःशुल्क वीडियोस टॉपिक सब मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रचंद। और रुद्रचंद देखिए इसने तत्कालीन युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए, उसमें कश्मीर बहुत फेमस था, काशी बहुत फेमस था, यहाँ पर भेजा उसने। जो राज्य के अच्छे युवा होते होंगे, जो जिनकी मतलब बौद्धिक क्षमता अच्छी थी, तो इनको उसने क्या किया, तत्कालीन इन इस प्लेसेस पे भेजा था दोस्तों। ठीक है, और देखिए रुद्रचंद की मैं बात करूँ, उसके टाइम पीरियड पे 2 और ग्रंथों की रचना हुई थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है चंद्रवंश के इतिहास से अगर हम रिलेट करें तो। रुद्रचंद के टाइम पे 2 ग्रंथ हमारे रचित हुए थे। पहला था हमारा सैनिक शास्त्रम। ठीक है, कौन सा ग्रंथ था, सैनिक शास्त्रम, याद रखें इन ग्रंथों को, किसके टाइम पे बना था, क्वेश्चन आता है यहाँ से। दूसरा था त्रैवणिक धर्म निर्णय। ठीक है, धर्म निर्णय। तो त्रैवणिक धर्म निर्णय और सैनिक शास्त्रम, ये जो ग्रंथ बने थे ये रुद्रचंद के टाइम पे बने थे। इससे क्या पता चलता है कि रुद्रचंद जो था दोस्तों ये कहीं ना कहीं विद्वानों को आश्रय देता होगा दरबार में। ठीक है, उसके साथ साथ साहित्य प्रेमी होगा। ये साहित्य की रचना करनी है तो एजुकेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा राज्य के, इसलिए जो हमारे प्रखर बालक थे उनको इसने ऐसे भेजा था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए रुद्रचंद का एक युद्ध भी बहुत फेमस है दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए। रुद्रचंद का एक युद्ध हुआ था ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध, जिसमें इसका सेनापति होता है जो पुरुषोत्तम पंत, ये मारा जाता है। ठीक है, पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है इस युद्ध में। ठीक है, इसमें देखिए जो हमारे पंवार शासक होता है, पंवार शासक की हेल्प कौन करता है, सुकालदेव नामक कत्यूरी शासक करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगी, आप अच्छे से अध्ययन करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शहर सोलानी नदी के तट पर है, तो बहुत सिंपल था, सोलानी नदी बहती है दोस्तों रुड़की में। कहाँ पे, रुड़की में, तो रुड़की इसके तट पे है। सही आंसर ऑप्शन डी था, बिल्कुल सही है, बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जनपद में स्थित है, तो देखिए सबसे कम कृषि योग्य भूमि या हम बोल सकते हैं सबसे ऊसर भूमि कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। क्यों भाई रुद्रप्रयाग में क्यों है, तो रुद्रप्रयाग की जो भौगोलिक संरचना है दोस्तों वो थोड़ा अन्य जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनकी तुलना में थोड़ा ऊपर खाबड़ है। इसके बाद देखिए थोड़ा ऐसी संरचना हमको देखने को मिलती है पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, अभी चमोली में थोड़ा ठीक ठाक है, वहाँ पे कंटूर खेती बढ़िया होती है। ठीक है, लेकिन रुद्रप्रयाग जो है ये भौगोलिक दशाएं अच्छी नहीं है यहाँ पे कृषि के लिए, इसलिए सबसे कम कृषि योग्य भूमि इसी जनपद में है। सही आंसर बहुत लोगों ने दिया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इसमें, इसको अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा। कुमाऊं को गैर आइनी नॉन रेगुलेटिंग जिलों की सूची से हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस वर्ष रखा गया। नॉन रेगुलेटिंग, गैर आइनी, सबसे पहले इस शब्द को समझिए क्या था ये गैर आइनी शब्द। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जब गोरखा शासन खत्म हुआ उत्तराखंड की धरती पे तो हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए। ठीक है, कुमाऊं जनपद का गठन हुआ, उसके बाद जो हमारे प्रशासक यहाँ पे बन के आए यानी कि जो कमिश्नर थे, कमिश्नरों ने देखा यार उत्तराखंड की जनता बहुत सीधी सादी है, यहाँ पे कोई क्राइम भी नहीं होता, जनता को एक फरमान सुना दो तो मान लेती है बात, सब चीज़ इजीली हो जाता है। तो वाई हम क्यों करें, हम जो सिविल पुलिस वगैरह इन चीज़ों को यूज क्यों करें, जो हमारे नियम कानून चल रहे हैं, जो हमारे दीवानी कोर्ट फौजदारी कोर्ट चल रही है, उनको क्यों यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, अपना पैसा और टाइम वेस्ट करें। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रशासक वाला एक जनपद या क्षेत्र बनाते हैं, यानी कि जितने भी राइट्स होंगे यहाँ पे वो किसके हाथ में होंगे, तत्कालीन जो कुमाऊं कमिश्नर होगा, यानी कि दीवानी मामले फौजदारी मामले जो भी थे वो सभी डिसीजन कौन करता था, उसमें कमिश्नर करता था, उच्च अधिकारी वही था। ठीक है, तो गैर आइनी से हटाने का प्रस्ताव लाया गया गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। होता क्या देखिए दोस्तों, आई होप गैर आइनी शब्द आपके समझ में आ गया होगा, एक ऐसा भूभाग जिस क्षेत्र में तत्कालीन नियम कानून लागू नहीं होते थे, यानी कि अंग्रेजों का
अन्य भारत में जो राज चल रहा था, जो अन्य भारत के लिए उसमें अंग्रेजों के नियम कानून थे, वो कानून यहाँ पे नहीं लगते थे, इसलिए इसको गैर रेगुलेटिंग बोल सकते हैं, नॉन रेगुलेटिंग या गैर आइनी क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ नेता थे जो नहीं चाहते थे कि ये गैर आइनी क्षेत्र रहे हमारा, ये चाहते थे कि जो हमारे दीवानी मामले हैं, दीवानी मामलों को हाईकोर्ट में ले जाया जाए। ठीक है, तो इस तरह की बातें थी। दीवानी मामले क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। दीवानी मामलों के अंतर्गत आता है दोस्तों जो हमारे संपत्ति वाले मामले होते हैं, प्रॉपर्टी के या पोस्ट रिलेटेड मामले होते हैं, वो दीवानी में आते हैं। और दूसरे हमारे फौजदारी मामले होते हैं। फौजदारी मामले का मतलब क्या है, जितने भी हमारे आपराधिक मामले होते हैं, मार पीट, हत्या, जुर्म, कत्ल, ये चीज़ें सभी फौजदारी में आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे तत्कालीन जो हमारे राजनेता थे यहाँ के, गोविंद बल्लभ पंत, क्योंकि देखिए 1923 में क्या हुए थे, कौंसिल चुनाव हुए थे ना, कौंसिल चुनाव उत्तराखंड में, जिसमें स्वराज दल के हमारे 3 उम्मीदवार, अल्मोड़ा से हरगोविंद पंत, गढ़वाल क्षेत्र से बैरिस्टर मुकुंदी लाल और नैनीताल सीट से गोविंद बल्लभ पंत की जीत हुई थी। 1923 में स्वराज पार्टी से लड़े थे ये लोग। उसके बाद 1925 में देखिए नैनीताल में ही क्या हुआ दोस्तों, 31 अगस्त, डेट भी याद रख लें इस क्वेश्चन की, राइट आंसर 1925 है। 31 अगस्त को 1925 को ये प्रस्ताव लाया गया कि कुमाऊं जो क्षेत्र है इसको गैर आइनी से हटाओ और इसको दीवानी मामलों में हाईकोर्ट के अधीन करो। तो इस तरह के यहाँ पे मांग की गई थी। तो प्रस्ताव आपको याद रखना है कब आया था, सबसे पहले 1925। हालांकि बाद में ये हटेगा, हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जब आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई थी, तो आपको याद रखना 1925 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माफ़ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए कवि देवराज ने भीमसेन की उपाधि किस पंवार शासक को दी थी। ठीक है, तो देखिए कवि देवराज, इसने भीमसेन की उपाधि दी एक पंवार शासक को। क्यों दिया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ठीक है, आपने सिंपली देखिए बाहुबली मूवी देखी होगी दोस्तों, बाहुबली सिंपली। ठीक है, तो बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा जब एक सीन होता है जिसमें हमारे शिव का शिवलिंग होता है, शिव के शिवलिंग को जो अभिनेता होता है वो एकदम ज़मीन से निकाल लेता है और झरने के नीचे रख लेता है। ठीक है, तो इसी तरह का शासक था दोस्तों बलभद्र पाल या बलभद्र शाह। ठीक है, अब इसको रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा पढ़ाई को आप इंटरटेनमेंट के साथ करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सॉन्ग आता है कि कौन है वो कौन, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। ठीक है, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, आपने सुना होगा ना ये सॉन्ग। तो इसी तरह का कहीं ना कहीं यहाँ पे सीन हुआ था बलभद्र शाह के टाइम पे भी। ठीक है, बोला जाता है कि बलभद्र शाह एक जगह से गुजर रहा था तो रास्ते में कुछ व्यवधान हो गया, आई थिंक पत्थर आया था या पेड़ आ गया था। बहुत से सैनिकों ने यहाँ पे कोशिश की लेकिन उसको हटा नहीं पाए थे। ठीक है, लेकिन इसके पास इतना बल था हाथों में, बलभद्र पाल के पास, इसने अकेले ही वो काम कर दिया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कैलाश खेर की एंट्री हो जाती है, गाना शुरू हो जाता है बैकग्राउंड में, कौन है वो कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे इसने क्या क्या अकेले ही वो काम कर दिया। तत्पश्चात जो कवि देवराज था उसने इसको भीमसेन के साथ साथ बहादुर शाह की भी उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने 2 पॉइंट, भीमसेन या बहादुर शाह की उपाधि बलभद्र पाल को किसने दी थी, कवि देवराज ने दी थी। ठीक है, क्यों दी थी ये भी आप समझ गए होंगे। और बलभद्र पाल देखिए पहला शासक होगा दोस्तों पंवार वंश का। बलभद्र शाह पहला शासक था जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में। कौन सा पंवार शासक था जिसने सबसे पहले अपने नाम की पदवी में शाह जोड़ा था, तो ये बलभद्र पाल था। ठीक है, इसका शासनकाल था 1575 से लेकर 1591 के आसपास तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ग्वालदम युद्ध इसी ने लड़ा था, जो अभी हम बात करते ना, ग्वालदम युद्ध हुआ था, तो ये बलभद्र पाल, इसकी सहायता कर रहा था सुकाल देव वर्सेस रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोत्तम पंत के बीच में हुआ। पुरुषोत्तम पंत इसमें मारा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखनी चाहिए, हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार। ठीक है, ये भी अकबर का समकालीन था भाई, बलभद्र पाल भी आपको याद रखना है। ठीक है, टाइम पीरियड वही चल रहा है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी टैब का, अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का शस्त्रागार है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कथन किसका है यही पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन पे तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, काफ़ी कुछ स्टूडेंट हैं, एक ही नहीं कुछ ऐसे हैं अभी यहाँ पे चैनल पे जो बोलते हैं कि आप कॉपी पेस्ट करते हैं। कोई बात नहीं, मैं कॉपी पेस्ट करके लोगों का यहाँ पे भला कर रहा हूँ, तो इससे मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन दोस्तों मदन मोहन करगेती जी की पुस्तक है, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद का जो उत्तराखंड था
वहाँ पे ये कथन दिया गया जिसमें सभी आंदोलन वगैरह की बात हुई है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे जो एक व्यक्ति हैं मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद वली, जिनका जन्म हुआ था 1878 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1931 में। कौन थे भाई ये मौलाना मोहम्मद अली? तो मौलाना मोहम्मद अली दोस्तों अपने टाइम के एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे, राजनेता थे और कवि भी थे, ठीक है। अब इन्होंने क्यों बोला ऐसा, अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का शस्त्रागार है, अल्मोड़ा इज़ द आर्सेनल ऑफ आवर मूवमेंट, या अल्मोड़ा इज़ द आर्सेनल ऑफ इंडियन मूवमेंट, ठीक है। ये इसलिए बोला गया इनके द्वारा बिकॉज यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, देखिए जो अल्मोड़ा क्षेत्र था उसमें बात चल रही है 1930 की। कौन सी घटना चल रही होगी भारत में 1930 में, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे चल रहा था हमारा नमक जो कानून बना था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था गांधी जी के द्वारा, जहाँ पे नमक कानून को तोड़ा गया नमक बना के, ठीक है। तो इसकी लहर पूरे कुमाऊं प्रांत में भी पहुंच चुकी थी। अब कुमाऊं प्रांत में इसकी लहर पहुंच चुकी थी, लोग क्या करते, आंदोलन कर रहे थे, उग्र हो गए थे। और उग्र हो गए थे तो भाई ब्रिटिश को तो हमेशा दमन करना था उन्होंने। जितने भी हमारे पूर्व में देखिए स्वतंत्रता की जितनी लहरें हुई, जो भी हमारे यहाँ पे ऐसे काम किए गए जिससे मतलब एक संगठन बन पा रहा था या एक बढ़िया मूवमेंट हो रहा था, ब्रिटिशर्स चालाकी करके छिन्न भिन्न कर देते थे। तो 1930 के टाइम पे अल्मोड़ा में भी यही हो रहा था। जनता तो अच्छा यहाँ पे सिविल जो डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था हमारा, इसको बच्चा फॉलो करी थी, नमक बनाने की भी कवायद हो रही थी, लोग बहुत जुड़ रहे थे इस आंदोलन में और इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स गिरफ्तारी भी कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी ने बोला भाई स्वेच्छा से करना, सब चीज़ अपने मन से करना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ढंग से अंग्रेजों को लगना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ अहिंसा परमो धर्म गांधी जी का वाक्य था। तो लोगों ने क्या किया, भैया हमको कोई पकड़ेगा नहीं, हाथ नहीं लगाओगे आप लोग, ब्रिटिशर्स से बोल दिया साहब साहब हम स्वयं आएंगे। तो बोला जाता है उसमें अल्मोड़ा के लोग अपने आप जो क्रांतिकारी गतिविधियों में थे या जो इस आंदोलन में थे, तो अपने आप क्या करते थे, खुद को हवाले कर देते थे पटवारियों के, उस समय के जो भी प्रशासनिक अधिकारी जिनको गिरफ्तारी का ऑर्डर था, या जितनी भी कचहरी थी या जितनी भी जेल थी, उनमें खुद ही जाने लगे लोग, हमें गिरफ्तार करो, हम आंदोलन कर रहे हैं, हमें गिरफ्तार करो। कुल मिला के गढ़ बन गया यहाँ पे, इतने लोग जाने लगे कि इसको देखते हुए तत्कालीन जो हमारे पत्रकार थे ये मौलाना मोहम्मद अली, इन्होंने ये कथन बोला था फिर अल्मोड़ा के बारे में कि अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का शस्त्रागार है, ठीक है। तो ये थी पूरी इसके पीछे की कहानी दोस्तों। ओके, आई होप आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों कम्युनिटी टैब ये था हमारा पार्ट 8। आई होप जितने भी क्वेश्चन आपको दिए थे उनका सही आंसर विथ जितने भी की पॉइंट थे वो जोड़ के मैंने दे दिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अच्छे से स्टडी करें, खूब मेहनत करें, ठीक है। बाकी देखिए मोटिवेट रहें साथ में, और जल्दी ही एग्ज़ाम होंगे, सब कुछ यहाँ पे देखिए सुनिश्चित होगा, सब चीज़ ठीक हो जाने के बाद जल्दी जल्दी एग्ज़ाम होने होंगे। तो इस वजह से क्या करेंगे, आप ब्रेक नहीं करेंगे, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे और इंतज़ार करेंगे अपनी बारी का। अपनी बारी का मतलब जब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तब तक आप पूरे प्रिपेयर होने चाहिए। आप एक ट्रेंड, जैसे रिक्रूट होता है ना, कोई भी हमारा सिपाही बोल सकते हैं या कोई भी ऑफिसर आर्मी का, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही आपकी ट्रेनिंग चल रही है अभी, ठीक है। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो फर्स्ट डे होगा आपका जहाँ पे आपको सामना करना है। तो एक भी दिन बर्बाद ना करें, अच्छे से मेहनत करें, अनावश्यक बाहर ना घूमें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।